हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रैप ऑनलाइन। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझने वाली बात यह है कि ये होता क्या है। पहली बार पढ़ रहे हो, लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात तो ये समझ लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। इट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने सबने बचपन में देखा होगा कि 2 4 6 8 इसके बाद क्या आएगा 10। हम लोग एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसके आगे वाली मिसिंग वैल्यूज को निकालते थे, वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बेसिकली वहां पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक सीरीज क्यों नहीं बोला, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों नहीं बोला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोला? बिकॉज वो सारी सीक्वेंसेस जहां पर एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, उनकी टर्म्स को निकालने के लिए उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, उसके अलावा एपी की हर टर्म अपनी पीछे वाली टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करने से आती है। अब मैं इसी बात को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बड़े एग्जांपल से, आपको बहुत बेटर समझ में आएगी। बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने बहुत सारी सीक्वेंसेस लिखी। मैंने आपके सामने 3 अलग अलग सीक्वेंसेस लिखे, इनमें जरा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे ख्याल से इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं और आगे पहुंचता रहा है। तो बेसिकली यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ये एपी नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं है एपी। यहां पे क्या हो रहा है, इंटू टू प्लस टू, इंटू टू प्लस टू, इंटू टू प्लस टू, इंटू टू प्लस टू। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर आपके सामने जो सीक्वेंस है उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 हो रहा है, तो ये भी एपी नहीं है। यहां पे डिफरेंस आ रहा है 4 4 का। आप समझ सकते हो यहां पे डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। बिल्कुल ये एक एपी है। और कैसे मालूम चला? क्योंकि एपी वो सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आए। जैसे कि आप समझ रहे हो यहां पर कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी है। 100% ये एक एपी है। और ध्यान रहे कि इसकी हर आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म के अंदर इस फिक्स वैल्यू को ऐड करने पर आती है। 5 में 4 ऐड किया तब 9 आया, 9 में 4 ऐड किया तब 13 आया, 13 में 4 ऐड किया तब 17 आया। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि यहां पर हम एक फिक्स्ड वैल्यू को पीछे वाली टर्म में ऐड करते हैं, तब जाके आगे वाली टर्म निकल कर आती है। और इस बात को आपको भी समझना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई सब कुछ तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि यहां पर जो आपने ये डिफरेंस देखा है, कॉमन डिफरेंस, ये बिल्कुल सेम है। इसी हम सिर्फ इसी पार्ट को उठाएंगे बिकॉज इट इज एन एपी। ये एक एपी है। तो मैं इसी पार्ट को लूंगा और आपके सामने लिखूंगा कि सपोज देयर इज एपी। और एपी कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने, 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। जब एपी के अंदर डॉट 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 लगा दिया, देयर इज नो एंडिंग वैल्यू, कोई एंड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। याद रखना, कोई पूछेगा नहीं पर ध्यान रखना। एपी 2 टाइप से होती है, एक तो फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। सपोज इसको मैंने चलाते चलाते लास्ट में एक एंड टर्म भी मार्क कर दी कि डॉट 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 यहां तक ये आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फाइनाइट एपी है। एपी 2 टाइप की होती है, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। जहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमको पता नहीं है, बस चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट। इस पैटर्न को इनफाइनाइट, कभी आप इन्फिनिटी तक ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है सबसे पहले इस चीज के बारे में कि इस एपी के अंदर जो आपने निकाला था ना 9 माइनस 5 करके, या 13 माइनस 9 करके, या 17 माइनस 13 करके, इन सब का मतलब है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट होगा स्मॉल डी से, और यहां पे डी की वैल्यू कितनी है? 4। कैसे निकाला हमने? Suppose this is the first term of EP, this is the second term of EP, this is the third term of EP, this is the fourth term of EP, dot dot dot.
अब अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो तो आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, या फिर A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, या फिर A4 माइनस A3 करना पड़ेगा, या फिर आप ये समझ सकते हो कि आपको आगे वाली टर्म में से, जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है। कभी भी ये मत बोल देना कि 9 माइनस 13 करना है, नहीं, हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आगे छोटी टर्म है बड़ी टर्म है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जैसे यहाँ पे ए का मतलब 5 है, तो फर्स्ट टर्म को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो A1 या ए दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, जनरली ए यूज करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि हम टर्म्स को इस तरीके से लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 और इस तरीके से डॉट 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 आप किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज आपको इस एपी की 50th टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको लिखोगे A50। सपोज आपको इस एपी की 48th टर्म को रिप्रेजेंट करना, आप लिखोगे A48। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। तो ये था हमारा एपी का एकदम बेसिक पार्ट, जिसमें आपने कॉमन डिफरेंस और एपी क्या होती है ये निकालना सीखा है, और आपने ये सीखा है कि फर्स्ट टर्म ए का मतलब क्या होता है, जो उसकी पहली टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो उनके बीच का डिफरेंस आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या कोई भी आगे वाली में से जस्ट पीछे वाली माइनस करनी होती है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जरा पढ़ के देखो। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें पता है कि यहां पर कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। इसने बोला है आपको बताना है कि एपी की आगे वाली 4 टर्म्स, क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं। इन फर्स्ट केस ए इज 10 एंड डी इज ऑल्सो 10। तो फर्स्ट टर्म तो 10 हो गई है, उसके आगे वाली टर्म 20 हो गई है, उसके आगे फिर 30 हो गई है, उसके आगे फिर 40 हो गई है, और डॉट 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 ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये आपने निकाल दी इसकी टोटल 4 टर्म। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिख रही थी, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखी है। इसका 5th केस देखो, इस वाले पार्ट पे देखना। आपको ए दिया हुआ है माइनस का 1.25 और आपको डी दिया हुआ है माइनस 0.25। अब क्या करोगे आप? फर्स्ट टर्म तो हो गई आपके लिए माइनस 1.25। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म के लिए आपको माइनस 1.25। मैंने आपसे पहले कहा था कि हर आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म में एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पर आती है, और वो फिक्स वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस, यानी कि आप इसमें ऐड करोगे माइनस 0.25। तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 1.25 माइनस 0.25, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1.5। बात करते हैं आगे A3 की। A3 के लिए आपको A2 में ऐड कर देना चाहिए माइनस 1.5 माइनस 0.25, आपका आंसर आएगा माइनस 1.75। और इस तरीके से A4 निकल के आ जाएगा माइनस 1.75 माइनस 0.25, तो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 2। ये आपके आंसर्स निकल के आ गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है, A4 आ चुका है, बड़े आराम से निकाल चुके हो, आप समझ सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये आपकी वैल्यूज है फर्स्ट 4 टर्म्स की। इस अकॉर्डिंग आप किसी का भी आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही तो आप जानते हो सारी टर्म्स सेम होगी। -2 + 0 -2 होगा, तो -2 -2 -2 -2। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, भले ही वो 0 क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो एपी है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग सब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बोला फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मुझे इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/3। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आएगा? आपने कहा इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 5/3 माइनस 1/0, इट विल बी इक्वल टू 4/3। क्यों निकाला ऐसे? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। 5/3 में से माइनस करना है 1/3 को, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4/3। 0.6 1.7 2.8। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 0.6 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 1.7 माइनस 0.6, दिस विल बी इक्वल टू 1.1। 2.8 माइनस 1.7 कितना आंसर आएगा? 1.1। 3.9 माइनस 2.8 कितना आएगा? 1.1। तो आप समझ लो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आएगा। उसने बोला है कि आपको उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हमने बता दिया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। बाकी स्टार्टिंग के दोनों का आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
इस वाले पार्ट में गलती मत करना, कॉमन डिफरेंस निकालने के अंदर यहाँ पे आप लिखोगे -1 माइनस ऑफ -5, तो बेसिकली आपका आंसर आएगा -1 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 4। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है सोचने के जैसे कि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। देखो 1 में से 3 को माइनस करोगे आंसर आएगा -2, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये एपी आगे चलते हुए डिक्रीज हो रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ध्यान रखना। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, देखो ये क्वेश्चंस बड़े जरूरी है 5.1 के। ये जो क्वेश्चंस है इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेसिक यहीं से बनता है। आप इनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आप इनको ये देखो कि मेरे को सीखना है और एपी में मेरी कमांड होनी चाहिए। जिनकी एपी पे कमांड नहीं होती क्योंकि वो इन क्वेश्चंस को बहुत इंफीरियर मानते हैं, बहुत लोअर मानते हैं। आपको इनको करना चाहिए, इनसे आपकी एपी पे कमांड बनती है। बेसिकली यहां पर आपको बोला है कि ये आपको पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको बताना है उसकी आगे की 3 टर्म्स क्या होगी, आगे की 3 टर्म और पूछिए। तो मैंने किया स्टार्ट, मैंने कहा देखो भाई 2 4 8 16 ये लिखा हुआ है हमारे सामने। अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट पार्ट की, तो 4 में से 2 को माइनस करने पर आंसर आता है 2। 8 में से 4 को माइनस करने पर आंसर आता है 2। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं आया, तो ये एपी नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट एन एपी। उसकी बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है वहां पे 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आपने a2 माइनस a1 किया, आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, जो दे रखी है उन्हीं में चेक करेंगे। a2 माइनस a1 किया, 5/2 माइनस 2 किया, आंसर निकल के आ रहा है 5 माइनस 4/2, बेसिकली आंसर आ रहा है 1/2। कोई बात नहीं, ये हमने डिफरेंस निकाला। फिर मैंने निकाला यहां पर a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, आपका आंसर आएगा 6 माइनस 5/2, तो आंसर आ गया आपका 1/2। आपने a4 माइनस a3 निकाला, जो जितनी टर्म्स विजिबल है उन सब में आपको चेक करना है डिफरेंस निकाल करके। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम बोलेंगे वो एपी है। तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोलेंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, ये एपी है। और इसकी आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है, तो मुझे 7/2 के अंदर हाफ ऐड कर देना चाहिए। जैसे ही मैं हाफ ऐड करूंगा कितना निकल के आएगा 8/2 यानी कि 4। ये हमारी कौन सी टर्म निकल गई, ये 5th टर्म आ चुकी है। 6th टर्म के लिए आप 4 के अंदर हाफ ऐड कर दो, यानी कि 5th टर्म में 4 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 9/2। 7th टर्म निकालने के लिए आप 9/2 के अंदर हाफ ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 10/2, यानी कि कितना हो गया 5। तो आप समझ सकते हो कि आपने 3 एक्स्ट्रा टर्म्स और निकाल दिए। तो ये 3 टर्म्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको निकाल सकते हो। बेसिकली पहले चेक करना आना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये कमांड तो बन रही है ना कि यार एपी कैसे, एपी का बेसिक यहीं से क्लियर हो रहा है। उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो बिल्कुल बेसिक से उठ कर आता है। अब देखो इसमें और दूसरे पार्ट्स क्या क्या है। जैसे आपने ये वाला पार्ट भी चेक कर लिया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से माइनस किया, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज एन एपी। यहाँ पे आपने -6 में से इसको माइनस किया, -6 माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा -6 + 10 प्लस का 4, इसमें से माइनस करने पर +4, इसमें से इसको माइनस करने पर +4। तो बेसिकली यहां पर भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी है। प्रॉब्लम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। चेक करते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपने a2 माइनस a1 किया, उसका मतलब है 3 + √2 -3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा √2। a3 माइनस a2 करते हैं, 3 + 2√2 में से माइनस करो 3 को और माइनस, बेसिकली ये इस तरीके से आएगा। अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा √2। हरी बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप में से किसी को भी। इसके आगे चलते हैं। आपने a4 माइनस a3 निकाला और a4 माइनस a3 कितना निकल के आ रहा है
तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3√3 माइनस 2√3 कितना होता है √3। तो आप देख रहे हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी 3√2 है वो, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सब जगह सेम आ रहा है। तो आप बोलेंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। इसके आगे की टर्म्स निकालनी, कितना हो जाएगा, आप सिंपली उनमें √2 ऐड करते जाओगे, आपका आंसर निकल के आता जाएगा। आप बोल सकते हो उसके आगे आएगा 3 + 4√2, उसके आगे 3 + 5√2, उसके आगे 3 + 6√2। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आगे चलते हैं, कुछ इन पार्ट्स की बात करते हैं। अब इन सारे के सारे पार्ट्स के अंदर अगर आप दिमाग लगाओगे तो बेसिकली यहां तो हम चेक कर ही सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। क्या ये एपी है? यस इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप चेक करें इन सब कहने से कि आप यहां चेक करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे आएगा 0.01। जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आएगा 0.20, सॉरी 0.02। और इसमें से इसको माइनस करने पर कितना आएगा 0.002। यही हम समझ गए कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। आप इस अकॉर्डिंग किसी भी चेक कर लो। सपोज आपने यहां चेक किया 2a - a होता है, 3a - 2a होता है, 4a - 3a होता है, तो हम कह सकते हैं कि एपी है और इसकी आगे वाली टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं। यहां पर आ रहा है a2 a3 a4, तो हम यहां बोलेंगे कि a2 a² - a = 2, नॉट पॉसिबल, पता नहीं क्या आएगा। a3 - a², आपको नहीं पता क्या आंसर आएगा बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है और आपको दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये वाला पार्ट है जिसका ध्यान रखना। एक बार आप इसको चेक करके बताओ कि एपी है या नहीं है। तो आपने कहा सर यहां पर जो उसका 12th पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। आपने √8 में से माइनस किया √2 को, पहले तो आपको पता होना चाहिए √8 का मतलब होता है 2√2 माइनस √2, आपका आंसर आएगा √2 निकलकर। आपने √18 का मतलब होता है 3√2, उसमें से माइनस किया 2√2 को, √18 माइनस √8 का मतलब है आपको ये करना है और ये करने पर आपका आंसर आएगा √2। इसके आगे √32 माइनस √18 का मतलब है आपको 4√2 में से माइनस करना है 3√2 को, तो आपका आंसर आएगा √2। तो बेसिकली आप समझ सकते हो यहां पर कि आपके जो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं वो इस तरीके से करने पर निकल कर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले पार्ट में आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। इस अकॉर्डिंग आप इसे किसी भी पार्ट को ट्राई कर सकते हो, आपको सारे के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। यही एपी का बेसिक था और मैंने इस पे टाइम इसलिए इतना लिया था कि आपकी बार कमांड बन सके इन सबके ऊपर। अब अगर आपको इसके आगे की टर्म्स निकालनी है, आप सब जानते हो कि आपको सिंपली क्या करना है। जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है √2 इनमें √2 का डिफरेंस आ रहा है, तो बेसिकली √8 में से √2 को माइनस किया तो ये आपका था इस तरीके से, √2 ये था आपके लिए 2√2, ये था आपके लिए 3√2, ये था आपके लिए 4√2। तो अगर आप इसमें √2 ऐड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, आगे आएगा 5√2, उसके आगे आएगा 6√2, उसके आगे आएगा 7√2। और आप समझ सकते हो कि 5√2 का मतलब क्या होता है √50, इसका मतलब क्या होता है √72, इसका मतलब क्या होता है √14 × 2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 98। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो बड़े आराम से √98, √72, √50। लेकिन पहले आप ऐसे निकालना, फिर आपको इजीली वो फॉर्म कन्वर्ट करनी आती है। कैसे निकाला वो भी सीख लो भाई एक बार, जिनको नहीं आता है एक बार दोबारा सीख लो। 5 को अंडर के अंदर भेजोगे तो स्क्वायर करके भेजना पड़ेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 2 का कितना होता है 50। तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा √50 आएगा, ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने जो क्वेश्चन अभी ट्राई किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने एपी के बेसिक पे बेस्ड थे, जो आपने सीख लिया अच्छी तरीके से कि एपी होती क्या है। अब मैं आपको एपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जरा ध्यान से सुनना। अब एपी के अंदर जो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, वो फॉर्मूलेज अब आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या फॉर्मूलाज है। देखो, आप एपी की टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को ऐसे ना लिख के अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगी बात अच्छी तरीके से। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। हम लोग जानते हैं कि जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म को हम a1 से प्रेजेंट करते हैं और उसका मतलब होता है a। एपी की सेकंड टर्म को हम प्रेजेंट करते हैं a2 से और उसका मतलब होता है a प्लस डी, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस को हमने क्या माना हुआ है, डी माना हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो उस हिसाब से इसकी सेकंड टर्म होगी a प्लस डी।
उसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या होगी, वो होगी a प्लस डी, यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस 2d। ये उसकी सेकंड टर्म है, ये उसकी थर्ड टर्म है। तो बेसिकली हमें डी डी ऐड करते जाना और हम टर्म्स निकालते जाएंगे, ये हो जाएगी a प्लस 3d। और इसी तरीके से डॉट 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 आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, और किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है दैट इज an। अब सबसे पहले आपको an के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। an क्या होता है? an का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एनी टर्म, वैल्यू ऑफ एनी टर्म। आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर n का मतलब होता है पोजीशन ऑफ दैट टर्म, पोजीशन ऑफ दैट टर्म। उस टर्म की पोजीशन को n कहते हैं, और उस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको कहते हैं an। मुझे निकालना है कि सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है मुझे a2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये निकालना है। तो a2 के लिए सेकंड तो उसकी पोजीशन हो गई, और a प्लस डी उस a2 की वैल्यू हो गई। तो समझ में आ गई होगी आपको बात। ये कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर हो गया तो आप एपी के अंदर सक्सेसफुल हो गए। n का मतलब पोजीशन ऑफ टर्म होता है, an का मतलब वैल्यू ऑफ दैट टर्म होता है। मैंने कहा मुझे 78th टर्म निकालनी है, तो मैंने आपको n बोला है। अभी n दिया है 78, आपको a78 निकालना है कि a78 की वैल्यू क्या है, 78th टर्म क्या है। मैंने आपसे n देकर के an पूछा है। मैंने पूछा बताओ यार जो 152 है वो कौन सी टर्म है। 152 मैंने कोई एपी दे रखी है और मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई 152 इस एपी की कौन सी टर्म है। तो मैं आपको उस एपी की आपको उस टर्म की आपको वैल्यू दे चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसकी मेरे को पोजीशन बताओ कि वो कौन से नंबर पे लिखी हुई है। एक सिंपल सी बात समझना, आपकी क्लास के अंदर आप 10 बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया, ऐसे है ना, लाइन में खड़े हो आप लोग सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाम कुछ भी रख लो इनका, अंगू मंगू चंगू कुछ भी रख लिया आपने नाम। अब ये आप 10 बच्चे यहां पर खड़े हो, इन 10 बच्चे में से मैंने आपसे पूछा कि बताओ 7th नंबर पे कौन खड़ा है, 7th नंबर पे कौन खड़ा है। जब मैंने आपसे पूछा कि 7th नंबर पे कौन खड़ा है, तो आप गिनोगे कि 7th पोजीशन पे है कौन। तो मैंने आपको पोजीशन बता दी, यानी कि मैंने आपको n बता दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस 7th पोजीशन पे जो बंदा खड़ा है वो कौन है। मतलब मैं आपसे उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं कि उस 7th पोजीशन पे है कौन। तो आपसे an पूछ रहा हूं, आपको A7 निकाल के बताना है कि 7th रोल नंबर पे कौन है। सपोज 7th रोल नंबर पे कोई बंदा खड़ा है, उसका नाम मनीष है, तो अपने A7 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, मनीष लिख देंगे। तो वो 7th पोजीशन की वैल्यू हो गई मनीष। आई बात समझ में? सिंपल सा हिसाब किताब है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इन सब के अंदर, ठीक है। सबसे वाले पार्ट को हटाते हैं अभी, तो है ना, इनकी जरूरत है नहीं अभी। तो इस an को निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? देखो कैसे निकला फॉर्मूला, जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं a1 को लिख सकता हूं इस तरीके से, a प्लस 0d, इसका मतलब होता है a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1d। क्या इसको बोल सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d। क्या इसको बोल सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। क्या इसको बोल सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d। क्या इसको बोल सकते हैं इसी तरीके से a प्लस n माइनस 1d। पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जरा ध्यान से, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। a1 a प्लस 1 माइनस 1d, a2 a प्लस 2 माइनस 1d, a3 a प्लस 3 माइनस 1d। बेसिकली हम जिस टर्म को निकाल रहे हैं उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं। तो उस पैटर्न के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या निकल के आना चाहिए, an का a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है किसी भी हालत के अंदर। an इज इक्वल्स टू क्या होता है, मेरे साथ बोलो 2 बार, a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हमें किसी भी टर्म पे डायरेक्ट बता सकता है, मुझे ऐसे धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने क्या तरीका सीखा था, किसी भी टर्म को निकालने के लिए पीछे वाले में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करो। लेकिन अब उस तरीके की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया है। क्या करना है हमें, हम सीधे n की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, और तुरंत उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा कराता हूं, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जाएंगे जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। जरा ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई एक एपी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। जब भी एपी देखोगे सबसे पहले उसकी फर्स्ट टर्म को लिखोगे। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4। कॉमन डिफरेंस A5 आ गया, D4 आ गया, या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है,
अब मुझे फाइंड करना है इस एपी के अंदर, हम लोगों को अब फाइंड करना है, सपोज मैंने पूछा बताओ इसकी 13th टर्म क्या होगी। मैंने क्या पूछा आपसे कि इसकी 13th टर्म क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, 13th टर्म निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। मैंने 13th टर्म पूछी है, मतलब मैं आपसे a13 पूछ रहा हूं, तो बेसिकली मुझे n को पुट करना है 13। a की वैल्यू है 5, 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 48 होता है, 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53। दिस इज द वैल्यू ऑफ A13। ये A13 आ चुका है आपके सामने। तो हम बात करते हैं इसके बाद, अगर मुझे सपोज किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म, एक मौका और मिल रहा है, समझो जरा ध्यान से समझना है इस बात को। आपको A29 निकालना है, यानी कि a प्लस 29 माइनस 1d यूज करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। जहां n है वहां पे क्या पुट करोगे 29 और a और d की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है 5, 28 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 28 4 जा कितना होता है 4 32, 3 ऊपर चला गया, 4 2 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। आपका आंसर आ जाएगा 117। तो आप देख सकते हो कि आप कितना सिंपली वैल्यूज को निकाल पा रहे हो। आज मुझे 29th टर्म को निकालने के लिए अगर इसमें 4 4 4 4 ऐड करते हुए चलना पड़ता तो मैं कितना टाइम लगाता वहां तक पहुंचने में। तो इस फॉर्मूले ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को जरा ढंग से समझना। यहां मैंने आपको टर्म की पोजीशन पूछी थी, सॉरी टर्म की पोजीशन देकर टर्म की वैल्यू पूछी थी। 13th टर्म यानी कि एन दे दिया और ए एन पूछा था, एन दे दिया ए एन पूछा था। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यह बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म 165 होगी। क्या पूछा मैंने आपसे, इस एपी की कौन सी टर्म 165 होगी। अब आप लोगों को इसी चीज का आंसर देना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 165 है। तो बेसिकली मैंने इस बार आपको, आप लिखोगे लेट ए एन इज इक्वल्स टू 165, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई तो ऐसी टर्म है nth टर्म जो कि 165 है। मैंने मान लिया कि लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 165। तो इस बार मैंने आपको ए एन दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ उसकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे लिखी हुई है, वो कौन सी टर्म है। तो मैं आपसे n पूछ रहा हूं, तो यहां से आपको n निकालना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1d। और आप जानते हो कि आपके पास ये एक फॉर्मूला नहीं है, इसका टोटल 4 वेरिएबल है, a n और d। 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 आपको एट अ टाइम पता होंगे। जैसे इसमें आपको a n पता है, a पता है और d पता है, आपने वैल्यूज पुट कर ली और आप सॉल्व करके 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल सकते हो। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 160, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 40 और n निकल के आ जाएगा प्लस 41। तो आप कह सकते हो कि ये जो टर्म है वो 41st टर्म है एपी की, इसकी 41st टर्म निकाल के देख लेना, वही निकल कर आएगा। और आप मेरी बात जरा ध्यान से समझना, इस एपी की 41st टर्म 165 है और साथ में आपको यह भी समझा रहा है यहां से कि जो n की वैल्यू होती है, क्योंकि वो किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो कभी भी, वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती। बिकॉज यार कहीं पे मैं आपसे पूछूंगा बताओ इस एपी की 3.5वीं टर्म कौन सी है, अरे ऐसा हो सकता है कि 3.5वीं टर्म निकालनी है। आप भी क्लास में रोल नंबर से बैठते हो, तुम्हारे जो रोल नंबर होते हैं वो कभी होते हैं डेसिमल में कि भाई तेरा रोल नंबर 2.5 है, तेरा रोल नंबर 1.5 है, ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। तो ध्यान रहे इस बात की, पोजीशन को कभी भी आप डेसिमल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट, नेगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं करते हो। इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, किसी की पोजीशन 0 भी नहीं हो सकती है, पोजीशन की शुरुआत ही 1 से होती है। तो आप ध्यान रखना n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, और इसको आप कहीं पे भी ढंग से लिख लो, n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखना, n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। यहां तक आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पार्ट है, एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसने आपको a दिया है, d दिया है, n दिया है और an पूछा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है मतलब। तो इसका कोई अच्छा क्वेश्चन मेरे से आपको यहाँ पे दिया है, उसने आपको a दिया है, n दिया है, an दिया है और आपसे d पूछा है। तो उसको क्या सॉल्व करोगे? आपने कहा सर a की वैल्यू तो हमें दी है माइनस का 18, हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। आपको d फाइंड करना है, आपको n पता है, 10 है, और आपको an यानी कि आपको एक तरीके से
ये पता है कि टेंथ टर्म क्या है, क्योंकि एन अगर 10 है इसका मतलब ए टेन 0 है, और ए टेन का मतलब अगर आप फॉर्मूला से खोलोगे, फॉर्मूला क्या था ए एन का, यहां लिख रहा हूं देखो ध्यान से, ए प्लस एन माइनस 1d, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपने एक तरीके से आपको टेंथ टर्म 0 दे रखी है, अगर आपको एन 10 दिया तो ए एन 0 होने का मतलब है ए टेन 0 है, क्योंकि आपको टर्म बोली उन्होंने। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आप लोग सब, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप बोलेंगे सर ए टेन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस 10 माइनस 1d, 0 है इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस 18 है, ये 9 हो गया, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इधर भेजा आपने 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, 9d हो गया, डी की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो कितना सिंपल है आपके लिए सॉल्व करना और डी की वैल्यू कैलकुलेट करना, बहुत ही आसान काम है, कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान रखना, एकदम इजी से, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहां पे आपको एन निकालना है, ए दिया है, डी दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। उसने ए दिया -18.9, डी दिया उसने आपको 2.5, उसने आपको एन दिया है, फाइंड करना है, सॉरी एन तो, और उसने आपको ए एन भी दिया है, ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है उसने आपको 3.6। अब ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d एंड दिस विल बी इक्वल टू 3.6। ए की वैल्यू क्या है -18.9, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल्स टू आएगा 3.6। इसको उधर भेजो जरा, n minus 1 multiplied by 2.5 and this will be equal to 3.6 plus 18.9, और 3.6 plus 18.9 का मतलब क्या होता है, आप इसको जब ऐड करोगे तो निकल कर आएगा आपके पास 22.5, और n माइनस 1 निकल के आएगा 22.5, अपॉन में आएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना, लेकिन 5 से 5 और 2 से 2 मत काट देना, ऐसे कैंसिल नहीं होता भाई, ध्यान रखना, 9 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, बिकॉज 25 9 का 125 होता है, और n की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 10। द वैल्यू ऑफ n इज 10, द वैल्यू ऑफ n इज 10। तो आप समझ सकते हो बड़े आराम से कि n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10 निकल कर आएगी, और आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप आराम से उस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी पार्ट को उठाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए सॉल्व करने में। आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें 5.2 का, उसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसने पूछा है आपसे कि जो 30th टर्म है इस एपी की वो कौन सी है। अब एपी देखकर सबसे पहले आपको ए मार्क करना चाहिए और डी मार्क करना चाहिए, 7 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 3। तो आपने कहा ए 30 कितना हो जाएगा, ए 30 हो जाएगा ए प्लस 29d, और आपका आंसर निकल के आएगा 10 माइनस 9 3 कितना होता है 27, 2 ऊपर आ गया, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 87, आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 77। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा माइनस 77, वही आपका आंसर है, तो ऑप्शन सी आप टिक कर देना, बिकॉज दिस इज योर आंसर। ये इसका 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसी अकॉर्डिंग उसने सेकंड पार्ट भी दिया है, आपसे 11th टर्म पूछी और आपको एपी दे रखी है। अब मैं आपको इस एपी की फर्स्ट टर्म तो मार्क कर देता हूं -3, और कॉमन डिफरेंस भी आपको निकाल के दिखाता हूं, एक बार और मौका है समझने का, ध्यान से सीखना। जो सेकंड टर्म है 1/2, उसमें से माइनस करना है हमें इस वाली टर्म को, यानी कि -3 को। आप जानते हो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा माइनस ही करते हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एलसीएम लेने पर सॉल्व करिए कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, -1 + 6, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5/2। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। कॉमन डिफरेंस 5/2 आ रहा है, ए -3 आ रहा है, और आपको अब निकालनी है इसकी 11th टर्म, तो आप A11 बड़े आराम से निकाल सकते हो, a + 11 - 1d। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -3, 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, आंसर आएगा -3 + 25, दिस विल बी इक्वल टू 22। तो आप कह सकते हो कि आपका 22 हो गया। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको मिसिंग टर्म्स निकालनी है इन बॉक्सेस के अंदर की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको करने का जो आपको तरीका सिखाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको इसके सारे के सारे पार्ट्स नहीं करके दिखाऊंगा, बिकॉज कुछ पार्ट्स आपको खुद के लिए भी करने हैं, तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट,
फिर मैं दिखाता हूँ आपको ये फिफ्थ पार्ट, जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा बहुत इजीली। या फर्स्ट पार्ट की जगह मैं कर देता हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, इन थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं अभी, जरा ध्यान से देखना। इन थर्ड पार्ट द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड वी नो द फोर्थ टर्म, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, और मुझे फोर्थ टर्म भी पता है। सबसे पहले जो टर्म्स पता है उनके बारे में लिख लेना चाहिए, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 19/2। दिस इज द फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है और ये आपकी फर्स्ट टर्म है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ भी रहा है। अब इसके बाद की कहानी क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। मुझे अगर सेकंड और थर्ड टर्म को निकालना है तो एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी और खुद को समझानी पड़ेगी कि सेकंड टर्म के अंदर जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ ए एंड डी। अगर आपको ए और डी पता है तब जाकर आप एपी में कोई भी टर्म निकाल सकते हो, लेकिन आपको ए और डी नहीं पता है, सिर्फ ए पता है। तो आपने A4 को एक्सपेंड किया हमारे ए एन वाले फॉर्मूला से। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, और मैं इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। मुझे बताओ जरा कि ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d होता है, तो उस हिसाब से A4 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर a प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है? 3d। तो कितना आसान है आपके लिए याद करना कि जो टर्म बोली होती है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू उसका कोफिशिएंट बनती है d का। अगर मैंने A4 पूछा a प्लस 3d, अगर मैंने A11 पूछा a प्लस 10d, अगर मैंने A79 पूछा तो a प्लस 78d, जस्ट पहले वाली वैल्यू यानी कि 1 माइनस करके सिर्फ d से मल्टीप्लाई करवाना है, सीधे आपके सामने निकल कर आ गई इक्वेशन। तो हमेशा इस फॉर्मूला से एक्सपैंड करके फटाफट से इक्वेशन निकाल लो। मैंने A4 को चेंज कर दिया और ये वैल्यू एज इट इज यहां पर लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस a की वैल्यू को उठाकर यहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2 आ रहा है, और 3d निकल के आएगा यहाँ पे 19/2 माइनस 5, जिसको आप बोल सकते हो 19 माइनस 10/2। तो आपका आंसर निकल के आएगा 3d इज इक्वल्स टू 9/2, और d निकल के आएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, d निकल के आ जाएगा 3/2। d निकल के आ गया 3/2। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3/2 है, और आपके सामने दोनों के दोनों वैल्यूज क्लियरली लिखी हुई है। a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू कितनी है? 3/2। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मेरा काम a और d को निकालना नहीं था, मेरा काम था सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को निकालना। तो इसकी सेकंड टर्म a2 होगी, जिसको हम बोल सकते हैं a प्लस डी, और इसकी थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d। अगर आप इस फॉर्मूले, देखो मैं चाहूं तो उस d को इसमें ऐड कर करके भी निकाल सकता हूं, लेकिन आपको जो सीखना चाहिए वो ये वाले मेथड है, बिकॉज आगे चल के यही काम आएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके से करोगे तो आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड डी इज 3/2। तो हमने सिंपली पुट करनी है सिर्फ 5 प्लस 3/2, आंसर निकल के आएगा 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13/2। यहां पर आंसर कितना आएगा? 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो आपका आंसर निकल के आएगा यहां से 8। आपके आंसर निकल के आ गए। इसमें से आप में से किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, वेट। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैं आपको फिफ्थ करना सिखा दूंगा आप लोग बड़े आराम से सेकंड कर पाओगे। थर्ड वाले की हेल्प से आप फोर्थ कर सकते हो और फर्स्ट कर सकते हो, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए अभी के अभी, है ना। अब मैं बोलता हूं आपको कि फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे, पहले इसको सीख लो एक बार, फिर ट्राई करना अच्छे से बैठ करके। इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, सेकंड टर्म हम जानते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग है, और सिक्स टर्म हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर सेकंड टर्म इज 38 एंड सिक्स्थ टर्म इज माइनस 22। A2 का मतलब हो गया a प्लस डी एंड दिस विल बी इक्वल टू 38। A6 का मतलब होता है a प्लस 5d एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 22। और मुझे इन वैल्यूज को निकालना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सारी की सारी वैल्यूज को मुझे निकाल करके लिखना है। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। क्या करूंगा? दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करूंगा। ध्यान रखना, मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। उसका रीजन क्या है? सब्ट्रैक्ट करने से ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है एपी के अंदर, ध्यान रखना। कल को अगर कभी भी ऐसी दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एलिमिनेशन मेथड। और 2 मिनट में आप सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हो बड़े आराम से। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 4d और यहां पर निकल के आएगा आपका माइनस का
कितना हो गया ये 60, तो डी निकल के आएगा आपका माइनस का 15। द वैल्यू ऑफ डी इज -15। इस वैल्यू को आप यहां यूज कर लो, a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38 और a निकल के आएगा 38 प्लस 15, यानी कि a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 48 प्लस 5 कितना होता है 53, तो आपका a निकल के आ गया 53। द वैल्यू ऑफ a इज 53। अब उसने आपको फर्स्ट टर्म पूछी थी, फर्स्ट टर्म आ चुकी है 53। उसने आपको सेकंड टर्म ऑलरेडी दी थी, उसने आपको थर्ड टर्म पूछी है, फोर्थ टर्म पूछी है और फिफ्थ टर्म पूछी है, सिक्स टर्म उसने दी है। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d। द वैल्यू ऑफ a इज 53 एंड द वैल्यू ऑफ d इज, d की वैल्यू क्या है भाई माइनस का 15, तो आपका आंसर निकल के आएगा इस जगह 53 माइनस 30, आप इसको बोल सकते हो आंसर आएगा 23। यहां पर बात करते हैं a प्लस 3d होता है इसका मतलब, तो आपका आंसर आएगा 53 माइनस 45 और आपका आंसर निकल के आएगा यहां पर 8। बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, तो a प्लस 4d होता है, a की वैल्यू 53 है, d की वैल्यू माइनस 15 है, 53 माइनस 60 आंसर निकल के आएगा माइनस का 7। ये आपके तीनों वैल्यूज के आंसर्स निकल कर आ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये फोर्थ वैल्यू ये रही फर्स्ट टर्म, तो आपको ये चारों के चारों आंसर्स निकालने थे, आपने बड़े आराम से निकाल दिया और ये फॉर्मूला कितना हेल्पफुल है आपको समझ में आ रहा होगा अब। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एपी के अंदर अगर आपको ए और डी पता है तो आपको सब कुछ पता है, ये ध्यान रखना, आप सब कुछ जानते हो अगर आपको एपी के अंदर ए और डी की वैल्यू के बारे में पता है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है एपी का, और इस फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से पढ़ो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ एपी इज, ये बोल रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी जस्ट, जब एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दिया था उस टाइम पे मैंने कहा था कि चेक करके बताओ 165 इस एपी की कौन सी टर्म है। तो उस केस में मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको क्या दे रहा हूं और क्या पूछ रहा हूं। मैंने आपको उस केस के अंदर an दिया था और यहां पे भी इस बार an गिवन है, आप लिखोगे लेट an इज इक्वल्स टू 78 और आप एपी को देखकर सबसे पहले a और d मार्क करोगे। द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड d इज 5। a plus n minus 1d is equals to 78 है। The value of a is 3, the value of d is 5 and this will be equal to 78. n minus 1 multiply 5 is equals to 75. n minus 1 is equals to 75 upon 5 कितना हो जाएगा, this will be equal to 15 और n कितना निकल के आएगा 16। ये आपका आंसर निकल के आ गया। द वैल्यू ऑफ n इज 16, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 16 निकल कर आएगी, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ n इज 16। आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको बताना है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं। अब देखो पूछने के तरीके अलग अलग हैं। सिर्फ आज अगर मैंने 78 को इस कॉमा के जस्ट बाद लिखा होता तो ये आपको ये समझ में आ रहा होता कि ये एपी 3 से शुरू और 78 पे खत्म है। तो आप निकाल सकते थे बड़े आराम से कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है, क्योंकि जो लास्ट में होता है ना वो अपनी पोजीशन के साथ दो काम कर रहा होता है। एक तो खुद की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आज मान लो मैं किसी लाइन में 20वें नंबर पे खड़ा हूं, सबसे लास्ट में खड़ा हूं, सबसे लास्ट पे खड़ा हूं और मेरा नंबर है 20। आपको मेरा नंबर देखकर ही समझ में आ गया कि उस लाइन में टोटल कितने लोग खड़े होंगे, टोटल 20 लोग खड़े होंगे, तभी तो मैं 20वें नंबर पे हूं। अगर मेरे आगे 19 बंदे खड़े और मैं 20वें नंबर पे हूं तो टोटल बंदे कितने हो गए 20 स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूं कि जब आपके सामने एपी हो और उस एपी की आपको लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म की जो पोजीशन होती है वो दो चीजों को प्रेजेंट करती है, एक तो खुद की पोजीशन और दूसरा टोटल टर्म्स कितनी है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एपी दी है और आपको लास्ट टर्म भी दी है। जनरली लास्ट टर्म को कई लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से, एल इज लास्ट टर्म, लेकिन आपको अगर आप चाहो तो इस एल की जगह आप ए एन भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। तो आपने यहां पर लिखा लेट ए एन इज इक्वल्स टू 205, क्योंकि इसकी पोजीशन अगर पता चल गई तो हमारा काम हो गया। द वैल्यू ऑफ ए इज 7, द वैल्यू ऑफ डी इज, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है कि ए की वैल्यू इसमें 7 है और डी की वैल्यू यहां पर है 13 - 7 यानी कि 6।
205. n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस 7. तो यहां पर आंसर आएगा 198. अपॉन में आएगा 6 और n माइनस 1 के इक्वल आएगा. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 कितना निकल कर आएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और n निकल के आएगा 34. दिस इज योर आंसर. तो आप बोलोगे सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इन दिस एपी इज 34. टोटल 34 टर्म्स है एपी में. ध्यान रखना टोटल एपी में कितने टर्म्स है, 34 टर्म्स है. आगे चलते हैं. यहां पर अगर हम सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे कि an इज इक्वल्स टू माइनस 47 है. सबसे पहले a को लिखा जाए, a इज 18 एंड द वैल्यू ऑफ d इज, सब जानते हैं कि 15 1/2 का मतलब होता है 31/2. तो हम लिखेंगे 31/2 माइनस 18. तो हमारा आंसर आएगा 31/2 माइनस 36. एलसीएम लेने पर यह आंसर आएगा. ध्यान रखना एलसीएम लेने पर यह आंसर आएगा. सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. ये डी की वैल्यू है. अब कुछ नहीं करना है, अब एकदम सिंपली तरीके से सॉल्व करना है. ए और डी आपके पास है. ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी. वो माइनस 47 के इक्वल है. द वैल्यू ऑफ ए इज 18. द वैल्यू ऑफ डी इज माइनस 5/2 और ये किसके इक्वल है, माइनस 47 के इक्वल है. n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 5/2 और इस 18 को आप उधर भेज दो, माइनस 47 और माइनस 18. माइनस 47 और माइनस 18 कितना होता है, आपने कहा 57. 57 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 65. तो माइनस का 65 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 चला जाएगा नीचे, माइनस का नीचे चला जाएगा और ये आ रहा है n माइनस 1 के इक्वल. इधर भी शिफ्ट कर दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर देना. 5 1 जा 5, 5 3 15. तो 13 इंटू 2 कितना होता है, 26. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास n माइनस 1 कितना निकल के आएगा, 26 के इक्वल आएगा और n निकल के आ जाएगा 27. तो यहां से लेकर वहां तक टोटल कितनी टर्म्स आ रही है इस एपी में, इसके अंदर टोटल 27 टर्म्स आ रही है. इसमें टोटल 34 टर्म्स है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस 47 जो है वो 27th नंबर पे है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी, 27 होगी, बिकॉज वो लास्ट टर्म भी, और मैंने आपको कहा था कि लास्ट टर्म दो चीजों को प्रेजेंट कर रही होती है, खुद की पोजीशन और साथ में टोटल टर्म्स कितनी है इसको भी. और ये बात समझ में. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इसने चेक करने के लिए बोला कि चेक करके बताओ इस एपी की माइनस 50 कोई टर्म है भी या नहीं है. तो हमने इनिशियली मान लिया कि चलो मान लेते हैं, लेट ए एन इज इक्वल्स टू माइनस 150. और यहां से मैंने फटाफट ए और डी की वैल्यू लिख दी. ए और डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, माइनस का 3d है और ए है 11. और हमने सॉल्व किया a प्लस एन माइनस 1d एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 150. वैल्यू ऑफ a इज 11. Value of d is minus 3 and this will be equal to minus का 150. n minus 1 into minus 3 is equals to minus 50 और minus 11. This will be equal to minus का 161. और माइनस चला गया नीचे. आप कह सकते हो कि यहां से n minus 1 निकल कर आएगा 161 upon 3 और n निकल के आएगा 161 upon 3 plus 1. तो आप कह सकते हो कि n कितना निकल के आएगा 164 अपॉन 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. और हम बोलेंगे हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो माइनस 150 कैन नॉट बिलोंग टू दिस एपी. यही बात समझ में. आपने रीजन लिखा है प्रॉपर कि आप मना क्यों कर रहे हो. आप मना इसलिए कर रहे हो बिकॉज एन एक नेचुरल नंबर नहीं आया, और अगर एन नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये साफ है कि वो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. माइनस 150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आया. इसने कहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी. आपको A31 निकालना है और इसने आपको बोला है कि 11th टर्म जो है वो 38 है और जो 16th टर्म है वो 73 है. हम इसको देखते समझ गए कि ये क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले भी बहुत बार. कैसे, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके आए थे जहां पे वो बॉक्स भरने थे. सेम ऐसे ही दो इक्वेशंस वहां बनी थी. a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और दूसरी इक्वेशन यहां बन जाएगी a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73. तो आपको सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करना है. बाय विच मेथड, बाय एनी मेथड आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है.
माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा और ये कितना निकल के आएगा, माइनस का 5d इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पर निकल कर आएगा आपके पास माइनस का आएगा, ये हो गया आपके पास 35 और d कितना निकल के आएगा आपके पास 7, d 7 आ रहा है, उसको उठाकर यहां पुट कर दो, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 38 और a कितना निकल कर आएगा 38 माइनस 70, दिस विल बी इक्वल टू 32 माइनस का, तो a निकल के आ रहा है माइनस का 32। आपको निकालना है a31। हम सब जानते हैं कि a31 का मतलब होता क्या है। अब इस बॉक्स के अंदर हम फाइनल आंसर लिखेंगे अपना। a31 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 30d अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। a इज माइनस का 32 एंड d इज 7, तो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस 32 प्लस 210 और इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल के आएगा 10 माइनस 2 होता है 8 और 178 आपका आंसर निकल के आ चुका है। 210 माइनस 32 कितना हो जाएगा 178 और ये आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि 31st टर्म क्या निकल के आ रही है 178 निकल के आ रही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सपाट क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। आगे फिर आ रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसमें ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट लग रही है कि 50 टर्म्स, एक एपी टोटल 50 टर्म से मिलकर बनी हुई है। ओके, एक एपी में 1 से लेकर 50 तक, मतलब टोटल 50 टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 50th 50 तक टर्म्स है टोटल। उसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है, A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या, आप बोलोगे लास्ट टर्म इज 50th, तो लास्ट टर्म क्या है 50th, तो A50 दे रखा है 106। फाइंड द 29th टर्म, आपको A29 निकालना है, आपको A29 की वैल्यू फाइंड करनी है। A3 का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और ये कितना हो गया 12 हो गया। A50 का मतलब कितना होता है A प्लस 49D और ये कितना हो गया, ये हो गया 106। दोनों इक्वेशंस को आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना निकल के आएगा माइनस का 47D इज इक्वल्स टू माइनस 94, तो आपका D निकल के आएगा माइनस 94 अपॉन माइनस 47 और D निकल के आ जाएगा आपके पास 2। द वैल्यू ऑफ D इज 2, D की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। अगर आप इस वैल्यू को लेकर के किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, आपने यहां यूज कर लिया सपोज A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 और A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 माइनस 4, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 8। द वैल्यू ऑफ A इज 8। A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 2 है। आप सिंपली यहाँ A29 पे आ जाओ और इसको लिखो A प्लस 28D एंड पुट द वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ A इज 8, द वैल्यू ऑफ D इज 2 और सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा 8 प्लस 4 यानी कितना हो गया 12। द वैल्यू ऑफ A29 इज 12। बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए, एकदम सिंपली इजीली कर सकते हो। A29 12 है, D की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 8 है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, बस घुमा घुमा कर पूछ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इसने बोला कि जो थर्ड और नाइन्थ टर्म है इस एपी की वो 4 और माइनस 8 है, तो हमने लिखा A3 इज इक्वल्स टू 4 है और A9 इज इक्वल्स टू माइनस 8 है, तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8। साइन चेंज किया मैंने तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6D इज इक्वल्स टू 12 और D निकल के आएगा हमारे पास माइनस का 2। आप इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, सपोज आपने यहाँ पुट कर दिया तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, A माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया और A की वैल्यू निकल के आ गई 8। द वैल्यू ऑफ A इज 8। अब मुझे बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। इसने पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट an इज इक्वल्स टू 0 और a प्लस n माइनस 1d मैंने उठाकर किसके इक्वल कर दिया 0 के इक्वल कर दिया। ध्यान रखना द वैल्यू ऑफ a इज 8, द वैल्यू ऑफ d इज माइनस का 2 और ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, n माइनस 1 निकल के आएगा माइनस 8 अपॉन माइनस का 2 और n निकल कर आएगा यहां से 5। तो आप कह सकते हो कि जो इस एपी की फिफ्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। इस एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है 0 है। ध्यान रखना इस एपी की फिफ्थ टर्म 0 है, इस बात का आप सबको पता रहना चाहिए। चलो आगे चलते हैं।
The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. आपको उसने बोला कि जो 17th टर्म है AP की वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है. 17th टर्म ऑफ AP यानी कि A17 जो है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है. A17 is A10 plus 7. जो A17 है वो A10 plus 7 है, ध्यान रखना. A17 is A10 plus 7. क्या करना है मैं जरा ध्यान से सुनना. इस बात को दोबारा समझना कि 17th टर्म जो है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है. तो जब 10th टर्म को हम 7 दे देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 17th टर्म के बराबर हो जाएगा. उसने अभी सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. a प्लस 16d, a प्लस 9d और प्लस में 7 आ रहा है. a से a कट जाएगा और यहां से 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा. 7d इक्वल्स टू 7 है और d की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. ये d की वैल्यू एकदम सिंपल, कुछ टफ है ही नहीं इसमें. हर ये बात समझ में. चलो आगे चलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. आपसे बोला विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ये कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है. जब भी आपको क्वेश्चन में कभी ये पूछे ना कि कौन सी टर्म, तो आप हमेशा उसको an मान लेना. आपने लिखा लेट an बी द टर्म. हमने an मान लिया उस टर्म को और लिखा कि जो an है वो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है. तो 54th टर्म में जैसे ही आप 132 ऐड करोगे ये an के इक्वल हो जाएगा. a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस 53d प्लस 132. a से a कट जाएगा. n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. द वैल्यू ऑफ d इज, हमें यहां से d की वैल्यू पता है, d आएगा 15 माइनस 3 यानी कितना निकल कर आएगा? 12 निकल कर आ रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. ये d की वैल्यू निकल कर आ रही है और ये किसके इक्वल है? 53d प्लस 132. तो आपने d के लिए पुट कर दी यहाँ पे. n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 53 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 132. इसको इधर लेके आओ. इन दोनों में आप जानते हो कि 12 आ रहा है कॉमन. अगर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. और अगर आप चाहो तो एक काम करो, जैसे 12 कॉमन लो आप. जैसे आपने 12 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा? n माइनस 1 और वो बचेगा माइनस 53 एंड दिस विल बी इक्वल टू 132. यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 132 अपॉन 12. तो 12 से कट जाएगा 11 टाइम्स. n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 11 और n निकल के आ जाएगा यहाँ से 65. द वैल्यू ऑफ n इज 65. तो हम कह सकते हैं 65th टर्म जो है एपी की, 65th टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. जो 65th टर्म है एपी की वो 132 ज्यादा है उसकी 54th टर्म से. इस बात का आपको समझ में आ जाना चाहिए. आगे चलते हैं. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो जरा ध्यान समझना है इसने क्या बोला है. इसने कहा कि दो एपी है, AP1 और AP2. इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, d ही है. लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म को हम a मानेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म को हम लोग a डैश मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अलग है. कॉमन डिफरेंस से तो क्या हुआ? Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is, यानी कि a 100 में से अगर आप a डैश 100 को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 100. उनकी 100th टर्म के बीच में डिफरेंस आ रहा है 100 का. आपसे पूछा है कि बताओ उनकी 1000 टर्म यानी कि a 1000 माइनस a डैश 1000 कितना होगा, ये आपसे पूछा है. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं. इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a डैश प्लस 99d and this will be equal to 100. अब जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला ये तो कट जाएगा और a माइनस a डैश कितना निकल के आएगा? 100 निकल के आएगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और मुझे निकालना है a1000. a1000 का मतलब क्या होता है? a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस 999d. इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d.
ये तो फिर कट जाएगा और a माइनस ए डैश निकल कर आएगा और a माइनस ए डैश कितना हो जाएगा आपके पास 100 और ये आपका आंसर निकल के आ गया। आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 या आपने फ्रॉम 1 लिखा है कि a माइनस ए डैश 100 था क्योंकि वो कट जाएगा और आपका आंसर क्या निकल के आएगा 100। तो बेसिकली इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे पास चाहे से कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपीज का, अगर ये हमें सेम टर्म्स के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा है तो वो डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा। जो एक बार डिफरेंस बन गया वो डिफरेंस हमेशा वही रहेगा अगर आपने कॉमन डिफरेंस सेम बोला है तो, और आप डिफरेंस सेम टर्म्स के बीच में पूछ रहे हो तो। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही इजी और सिंपल से क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना सभी। इसने कहा कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। अब बात सुनना अच्छे तरीके से, 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से और खत्म होते हैं 999 पर। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 7 से डिविजिबल होते हैं। अब 7 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं ये निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहली बात तो आप हिट एंड ट्रायल, 7 को किया, 100 को किया, 7 से नहीं हुआ, 101 को किया नहीं हुआ, 102 को किया नहीं हुआ, 103 को किया नहीं हुआ, 104 को किया नहीं, 105 को किया वो हुआ। तो बेसिकली यहां पर हम लोग हिट एंड ट्रायल कर करके देख रहे हैं और फिर फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। उसके बाद तो हमें पता है कि 7 के गैप पे आएगा, लेकिन पहला ढूंढना मुश्किल है। अब पहले ढूंढने के उस टाइम को मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखना। आप 100 को लो और फटाफट से 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7 हो गया, 3 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, रिमाइंडर आ गया 2। अगर आप 2 को डायरेक्टली माइनस करते हो 100 में से तो आपका आंसर आएगा 98 और 98 मैं 100% बोल सकता हूं कि 7 का मल्टीपल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मुझे 3 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपके पास सिर्फ ऐड करने का ऑप्शन खुला है। तो जब ऐड करने का ऑप्शन खुला हो तो सबसे पहले रिमाइंडर को 7 में से माइनस करना चाहिए और जो आंसर है उसको 100 के अंदर ऐड कर देना चाहिए। तो आप समझ जाओ कि 7 - 2 कितना होता है 5 और 5 को 100 में ऐड करेंगे कितना आएगा 105। इसके आगे कितना आएगा 112, क्योंकि अब तो 7 7 ऐड करते चलना है हमको। अब हम लास्ट पे आकर फिर रुक गए। लास्ट वाली टर्म को निकालने का तरीका सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। इस बार उठा करके डायरेक्ट उसको डिवाइड करो 7 से। 7 1 से 7, ये देखो बड़े बड़े नंबर्स में बहुत हेल्प करेगा आपकी, इसलिए सिखा रहा हूं। 28 1 आ गया, 9 को नीचे लिया, 7 2 14 होता है, रिमाइंडर बचा आपके पास 5। आपको पता है कि यहां पर ऐड करने का ऑप्शन खुला नहीं है, क्योंकि आप ऐड करोगे चल जाएगा 4 डिजिट में, हमें वो नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट 5 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 999 माइनस 5 कितना होता है? आपने कहा 994 होता है। तो ये आपका लास्ट टर्म निकल के आ गया। फर्स्ट टर्म इज 105, कॉमन डिफरेंस इज 112 माइनस 105, दिस विल बी इक्वल टू 7। और आप ऐसे भी जानते हो ये तो कॉमन सेंस है कि डी क्या हमारा 7 ही होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है कि यहां से लेकर और यहां तक टोटल कितने टर्म्स है। तो आपने ए एन को मान लिया 994 के इक्वल, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 994। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि a का मतलब है हमारे पास 105, d का मतलब है हमारे पास 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 994। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो आपका आंसर निकल के आएगा 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा? जैसे आप माइनस करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 889 और उसके अपॉन में चला जाएगा 7। ये n माइनस 1 के इक्वल है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 2 14, 7 49। तो n निकल कर आएगा यहां से 128। तो आप कह सकते हो कि अगर 994 128 नंबर पे है, इसका मतलब यहां से लेकर और यहां तक टोटल कितनी टर्म्स है 128 टर्म्स है। तो इस बात को आप समझ जाना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए 994 हो गए। यहां से लेकर और यहां तक टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं 994 हो गए हैं, ध्यान रखना। और आप अपने हौसले बुलंद रखो। मैं फिर कह रहा हूं कि रास्ता थोड़ा सा लंबा है, सिर्फ 30 दिनों का 30 क्लासेस का रास्ता है। अगर इसको आपने मेरे साथ बराबर जोश से ट्रैवल कर लिया तो ये मान लेना कि आप लोगों के मार्क्स आने फिक्स हैं 100%। जो पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज जरूर किया करो लास्ट में हमेशा। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन इसने यहां पूछा है, इसने बोला कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हम जानते हैं कि बिटवीन बोला है, तो बिटवीन के लिए एक खास बात ध्यान रखना, दिस इज ए स्टार वर्ड। यहां पर बिटवीन का मतलब है कि 10 और 250 दोनों ही इंक्लूड नहीं करने हैं, चाहे वो 4 के मल्टीपल भले ही ना है। अभी
अगर ये होते ना तो भी मैं इनको इंक्लूड नहीं करता। इसने 4 का मल्टीपल पूछा है तो शुरुआत होगी 12 से, 12 16 डॉट 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 248। ये आपने निकाल दिए 4 के मल्टीपल्स, आपको बताना है टोटल कितने हैं, तो उसको आप मानोगे किसके इक्वल, ए एन के इक्वल, A12 आ गया, D4 आ गया और आराम से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपीज, आपको बोला इसने कि एन की किस वैल्यू पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। इसने इस एपी और इस एपी, इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल बोली है। इसकी nth टर्म an हो गई और उसकी nth टर्म a-n हो गई, दोनों ही इक्वल है। और हम मार्क कर लेते हैं एक बार, जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म है 63 और कॉमन डिफरेंस क्या है उसका 65 माइनस 63 यानी कि 2। एपी 2 की बात करते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसको a' से रिप्रेजेंट किया है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 10 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 7। an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1 d, a' प्लस एन माइनस 1 d डैश। पुट द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 63, b की वैल्यू क्या है 2, a' का है 3 और d' की वैल्यू कितनी है 7। एक काम करो, इसको उधर भेज दो, उधर शिफ्ट कर दो, 3 को इधर ले आओ। 63 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों के अंदर n माइनस 1 कॉमन आएगा, यहां बचेगा 7 माइनस 2, इसको आप बोल सकते हो 5 और यहां पे आएगा 60। तो n माइनस 1 कितना निकल कर आएगा 60 अपॉन 5 का मतलब कितना हो गया आपके पास, ये हो गया है 12 और n निकल के आ जाएगा यहां से 13। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हम बोल सकते हैं कि दोनों एपी की 13th टर्म इक्वल है। 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसने बोला कि आपको बताना है कि एपी क्या होगा। इसने एपी पूछा है, पहली बार आपसे एपी पूछ रहा है और बोल रहा है साथ में कि थर्ड टर्म तो 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। बन गए दो इक्वेशंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लो। ए प्लस एपी निकालने के लिए ए और डी निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। तो ए प्लस 6d ए प्लस 4d इक्वल और प्लस में 12, ए से ए कट गया, 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12 हो गया है, 2d इक्वल्स टू 12 हो गया है और d निकल के आ गया यहां से 6। अब d 6 हो चुका है, आप यहां इसको सॉल्व करो। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, द वैल्यू ऑफ d इज 12 और इक्वल निकल के आएगी 16 माइनस 12 यानी कि एक वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। द वैल्यू ऑफ a इज 4। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आपको निकालना था एपी, तो एपी को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। सो द एपी इज, तो एपी कुछ इस तरीके से आएगा। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ रही है 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 डॉट डॉट डॉट। आप इस तरीके से मार्क करेंगे, ध्यान रखना, दिस इज द एपी। एपी आप इस तरीके से मार्क करेंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपको 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, आपको पीछे से 20th टर्म फाइंड करनी है। तो जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन आए ना कि पीछे से 20th टर्म कैसे निकालते हैं, तो आप सबसे पहले एपी को रिवर्स कर दिया करो। लिखो ऑन रिवर्सिंग एपी, ऑन रिवर्सिंग एपी। तो एपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, 13 8 और 3, यानी कि आप कह सकते हो कि अब जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो 253 हो चुकी है और जो कॉमन डिफरेंस है वो जो पहले था मैग्नेट, उसका वैल्यू तो वही है लेकिन साइन बदल जाएगा। आप देखो कैसे बदलेगा, 3 में से 8 को माइनस करोगे, आंसर आएगा -5। पहले +5 आ रहा था लेकिन अब -5 होगा। तो कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाता है जब भी हम एपी को रिवर्स करते हैं। अब आपको जो 20th टर्म निकालनी थी वो अब स्टार्टिंग से 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज A20 नाउ। वैल्यू ऑफ A इज 253, वैल्यू ऑफ D इज -5 और आप सॉल्व कर सकते हो। 253 माइनस 19 5 का कितना होता है 95। इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा आपके पास 158।
योर आंसर इज 158। बिल्कुल सही है, 158 आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, आंसर आएगा आपका 158। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ ईपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फिर से आपको उसने बोला कि 4th और 8th टर्म को ऐड करने पर 24 आता है, यानी कि a प्लस 3d और a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना हो गया 24। a प्लस 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू कितना आएगा 24 और a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वहां उसने बोला कि 6th और 10th टर्म a6 प्लस a10 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 44, a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू कितना आएगा 44, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू कितना आएगा 44, a कॉमन लो और a प्लस 7d इक्वल टू लिखो 44। सॉरी 44 नहीं आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 22 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे, 2 से कट जाएगा, वही आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज आप फटाफट से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से और तुरंत अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो आ रहा है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, और आपके सामने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। वर्ड प्रॉब्लम्स है क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप बड़े आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सॉल्व करने में। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना है कि हमारा आंसर ये निकल कर आया है। सुब्बा राव कोई पर्सन है, आपका 19th क्वेश्चन है 5.2 का ही। 1995 में इसकी सैलरी थी 5,000 रुपए और फिर इसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। आपको बताना है कि इसकी सैलरी 7,000 कौन से ईयर में हो जाएगी। तो बेसिकली उसने आपको ए दे दिया, 5,000 शुरू किया था उसने 5,000 से, उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब उसको 200 प्लस कर देना है अपनी सैलरी के अंदर हर साल। ये उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी है। 7,000 कौन से ईयर में होगी, तो मानेंगे लेट an इज इक्वल्स टू 7,000। और an का मतलब क्या हुआ, an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1d एंड दिस विल बी इक्वल टू 7,000। a की वैल्यू 5,000 है, द वैल्यू ऑफ d इज 200 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7,000। हमने फटाफट से सॉल्व करके n निकाल लेना है, n आ गया, मतलब ये मालूम चल जाएगा कि कौन से साल में उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000। तो फटाफट से निकाल देते हैं, आपका आंसर यहां से निकल के आएगा 2,000 माइनस करने पर, और यहां से n माइनस 1 निकल के आएगा आपका 10 के इक्वल, और यहां से n निकल के आ जाएगा आपका 11 के इक्वल। तो आप बोल सकते हो इन 2006, कैसे निकालो 2006, 1995 में 11 ऐड किया, आंसर निकल के आएगा 2006। तो आप कह सकते हो कि इन 2006 हिज सैलरी बिकम 7,000। ये लिखना है आपको ध्यान में लास्ट में कि आफ्टर 11 years दैट मीन इन 2006 हिज सैलरी बिकम 7,000। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड हिज इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। रामकली जो है वो शुरू करती है 5 रुपीज से सेविंग करना, यानी कि ए हो गया 5, और वो हर हफ्ते अपनी सेविंग को बढ़ा रही है 1.75 से। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1.75। अब वो अपनी सेविंग को अगर हर हफ्ते बढ़ा रही है 1.75 से, तो आपको उसने ये भी बोला कि इन द nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो हो गई है 20.75। को बताना है एन कितना होगा, तो यानी कि आपने an इक्वल टू लिखा है 20.75, को सिर्फ n निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और फटाफट आपका आंसर आ जाना है। जैसे आपने a पुट किया 5 और जब आपने d को पुट किया 1.75 इक्वल टू हो गया 20.75, उधर भेज दो तो आपका आंसर आएगा 15.75। और जैसे आप n-1 को निकालो कितना निकल के आएगा 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आप इसको कैंसिल कर देना किससे, सबसे पहले 25 से। 25 7 होता है 175, 25 6 होता है 150, 25 3 होता है 7 से कैंसिल कर दो 9 टाइम्स और आपका n निकल के आ जाएगा यहां से 10। द वैल्यू ऑफ n इज 10, यानी कि इन 10th week his salary become in 10th week his salary become, oh sorry not salary, his saving become, her saving become 20.75। तो आप लिख सकते हो आराम से कि इन 10th week के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75।
तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो आपका मैंने आपको कराई है आज, इन 2 वर्ड प्रॉब्लम जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, इसी के बेसिस पर 2 एग्जांपल आपको पीछे की तरफ दिए हुए हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। और अगर कोई डाउट आए तो डाउट क्लासेस के अंदर वो डाउट जरूर पूछना, डाउट्स को रखने का कोई मतलब नहीं है। और अपना सिंपल सा फंडा है कि मेरी क्लास से डाउट लेकर नहीं जाना है, आप चीजें समझो और नहीं समझ में आए तो डाउट सेशंस में आकर पूछना। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय एवरीवन।